बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इकबाल के 6th लेक्चर के ऊपर बात करेंगे। इसका टाइटल है द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम। और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम मतलब ये है कि जो इस्लाम का लीगल स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट की कितनी गुंजाइश है, इसके ऊपर बात होगी। लेकिन इससे पहले जो पिछले हफ्ते हमने लेक्चर पढ़ा था, इसका टाइटल था द स्पिरिट ऑफ मुस्लिम कल्चर। उसके चंद की पॉइंट्स मैं ज़रा दोबारा दोहराऊँगा, जिसमें इकबाल ने ये बताया था कि एक मिस्टिक एक्सपीरियंस और प्रोफेटिक एक्सपीरियंस या कॉन्शियसनेस में फ़र्क क्या है। और उन्होंने ये कहा था कि जो प्रॉफिट की कॉन्शियसनेस है वो ह्यूमैनिटी के लिए बड़ी मीनिंगफुल होती है, इन द सेंस कि जो प्रॉफिट जो अपना एक रिलीजियस एक्सपीरियंस करता है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करता है, जिस तरह हमारे प्रॉफिट ने किया, और उससे एक नया कल्चर और एक नई सोसाइटी क्रिएट होती है। और जो इस्लाम का जो कल्चर है उसके फिर चंद एक की पॉइंट्स बताए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि इस्लाम के आने से जो कल्चर क्रिएट हुआ वो एक ओरिजिनल और नया कल्चर था। और इस कल्चर ने जब ये इस्लाम फैला और इसकी बाकी कल्चर्स के साथ जो इंटरेक्शन हुई, तो इस्लाम ने बाकी कल्चर्स को इन्फ्लुएंस किया, ना कि इट वाज नॉट द अदर वे अराउंड। यानी कि सबसे पहले ग्रीक सिविलाइजेशन के साथ जब इस्लाम का कांटेक्ट हुआ तो उसको इस्लाम ने कॉपी नहीं किया, बल्कि उसको असिमिलेट करके और उससे नई चीज़ नई तरफ गए। यानी कि जो कल्चर ग्रीक कल्चर को उन्होंने क्लासिकल कहा था और कहा था कि इस्लाम की स्पिरिट एंटी क्लासिकल है। फिर दूसरी बात ये बताई थी कि जब इस्लाम पे ये भी लोग कहते हैं कि जो वेस्ट का कल्चर है वो एक इंडिपेंडेंट कल्चर है, तो उसके बारे में भी ये बताया कि इस्लाम ने ही की जो एंटी क्लासिकल अप्रोच थी नॉलेज क्रिएट करने की, उसने साइंटिफिक नॉलेज को जन्म दिया, जिसको फिर वेस्ट ने अडॉप्ट करके और आगे लेके गए। और फिर हिस्ट्री के बारे में ये बताया कि हिस्ट्री भी एक इसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है ये भी ओरिजिनल है, ये साइक्लिकल नहीं है। यानी कि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट नहीं करती, बल्कि एक ओरिजिनलिटी है हिस्ट्री के अंदर, और इसका मूवमेंट एक इनोवेटिव और ओरिजिनल और न्यू मूवमेंट है इन टाइम। और फिर आखिरी बात ये बताई थी कि इस्लाम का मैगियन रिलीजन या मैगियन कल्चर के साथ ताल्लुक़ नहीं है। मैगियन कल्चर ये बताया था कि जो कि ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि कोई मसीहा आएगा, तो जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात की थी, तो ये बताने की कोशिश की थी कि जो प्रॉफिट, जो हमारे प्रॉफिट की जो रेवलेशन है वो फाइनल रेवलेशन है, और इसके बाद इंसान अपने इंटेलेक्ट और अपने एक्सपीरियंस से आगे चलेगा। तो आज हम ये देखते हैं कि जो लीगल स्ट्रक्चर है इस्लाम का, इसके अंदर कितनी मूवमेंट पॉसिबल है, क्योंकि ये भी एक एस्पेक्ट है कि जो इस्लाम के अंदर एक पिछले 500-600 साल में बड़ी रिजिडिटी भी आ गई है, तो इसमें इवॉल्व होने की कितनी गुंजाइश है, इसके ऊपर आज बात होगी। तो पहले हम देखते हैं कि इस्लाम की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस क्या है। As a cultural movement, Islam rejects a static view of the universe in favor of a dynamic one. As an emotional system, it rejects blood relationships
and searches for a psychological basis for human unity. This is only possible with the perception that all human life is spiritual in origin. तो ये बात इकबाल ने अपनी जितनी हमने पहले बात पढ़ी है उसमें स्पिरिचुअलिटी के ऊपर काफ़ी ज़ोर दिया इकबाल ने, और ये कहा कि इंसान की कॉन्स्टिट्यूशन की जो एसेंस है वो स्पिरिचुअल है। इसको हम पहले देख के आए हैं। और इमोशनल सिस्टम का मतलब ये है कि ये देखा जाए कि इंसान आपस में इंसानों का तल्लुक़ किस बेसिस पे हो, आया वो ट्राइब्स के फॉर्म में हो या ब्लड के फॉर्म में हो, ब्लड रिलेशनशिप्स के या किस तरह। तो ये कह रहे हैं कि जो इमोशनल रिलेशनशिप है इंसानों के दरमियान, वो एक उसकी साइकोलॉजिकल बेसिस होने चाहिए, क्योंकि इंसान का जो एसेंस है वो स्पिरिचुअल है। फिर हिस्टोरियन J.H. डेनिसन, evaluating the state of world civilization just before the advent of Islam, writes in his book Emotion as a Basis of Civilization। तो उसका जो ये डेनिसन का जो एक एवेल्यूएशन थी जस्ट ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन कहाँ खड़ी है जस्ट बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, उसकी डिस्क्रिप्शन है। और वो क्या लिखता है? It seems that the great civilization that had taken 4,000 years to construct was on the verge of disintegration. The new sanctions created by Christianity were creating division and destruction instead of unity and order. Was there an emotional culture that could be brought in to gather mankind once more in unity and to save civilization? It is amazing, he adds, that such a culture arose in Arabia just when it was most needed. तो यहाँ पे ये जो सारी बात की है ये हज़रत इब्राहिम से जो मोनोथीस्टिक रिलीजन्स का जो एक ट्रेडिशन चल रही थी वो तकरीबन 4000 साल से। तो वो कह रहे हैं कि जिस वक़्त इस्लाम के आने से पहले जो सिचुएशन थी उसको डिस्क्राइब किया इन्होंने कि वो जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन की सिचुएशन बड़ी ख़राब थी और उसको रिवाइव करने के लिए एक नई रेवलेशन की ज़रूरत थी जो कि इस्लाम के फॉर्म में आई। Thus it is only natural that Islam flashed in the consciousness of a simple people untouched by ancient cultures and from a geopolitical standpoint occupying a position at the junction of 3 continents। यानी कि जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सऊदी अरेबिया की जो लोकेशन है वो 3 कॉन्टिनेंट्स के सेंटर में है, विच इज़ द राइट प्लेस फॉर इट टू स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शंस। और जो लोगों पे ये नाजिल हुई वो ये कह रहे हैं कि ये पुराने एंशेंट कल्चर से ज़रा डिटैच्ड थे, सो दे वर मोर इन अ पोजिशन टू एब्जॉर्ब अ न्यू कल्चर। In Islamic culture, the foundation of world unity is based on the principle of Tawheed, for it demands the loyalty not to thrones but to God. And since God is the ultimate spiritual basis of all life, loyalty to Him means loyalty to man's own spiritual nature। अब ये कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि अगर आपने खुदा से लॉयल्टी करनी है तो दैट मीन्स यू हैव टू डू लॉयल्टी विद योर ओन स्पिरिचुअल नेचर। इंसान के अंदर जो एक डिवाइन कंटेंट है वो भी स्पिरिचुअल है। सो ये एक स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर एक कल्चर डेवलप करने की बात हो रही है। द स्पिरिचुअल बेसिस ऑफ लाइफ एज कंसीव्ड बाय इस्लाम इज़ इटर्नल but reveals itself in the spatio-temporal order in variety and change. Therefore, a society based on such a conception of reality has to reconcile the categories of permanence and change. अब
ये कह रहे हैं कि जो इंसानियत की जो स्पिरिचुअल बेसिस है वो इटर्नल है, क्योंकि इंसान की स्पिरिट वंस क्रिएटेड, उन्होंने पहले कहा था कि वंस क्रिएटेड मैन इट बिकम्स द परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बीइंग। सो देयरफॉर लेकिन दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो स्पेस और टाइम ऑर्डर के अंदर जिस तरह इंसान ऑपरेट कर रहा है, यहाँ पे बड़ी वैरायटी और चेंज है। सो इटर्नल एस्पेक्ट को और वैरायटी और चेंज को रिकंसाइल करने की ज़रूरत है। और ये एक इकबाल की एक थीम है, परमानेंस एंड चेंज, जिसको इकबाल परमानेंस और चेंज को इकबाल दो एक्सट्रीम्स या आपस में ये दो एक्सट्रीम्स पोजीशंस नहीं हैं इकबाल के पॉइंट ऑफ व्यू में, ये एक लार्जर होल का हिस्सा है, परमानेंस एंड चेंज। It must possess eternal principles which gives us a foothold in a world of perpetual change. But eternal principles, when understood to exclude all possibilities of change, tend to immobilize life, which is essentially mobile in its nature. यानी कि अब एक डिफरेंट बात कर रहे हैं कि जो इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं वो तो एवरलास्टिंग है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि इटर्नल प्रिंसिपल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि अगर आप इनको इनफ्लेक्सिबल और इमोबाइल कर देंगे तो ये लाइफ को इमोबलाइज कर देगी, जो कि विच इज़ नॉट द नेचर ऑफ लाइफ। क्योंकि नेचर ऑफ लाइफ की बड़ी पीछे से पूरी कायनात की और इसके अंदर इंसान के ऑपरेशन की बात हो रही है, और वो ये है कि ये एक डायनामिक चीज़ है, एक इवॉल्विंग सिचुएशन है। द फेलियर ऑफ यूरोप लाइज इन नॉट अपहोल्डिंग इटर्नल प्रिंसिपल्स, while that of Islamic world lies in its inflexibility to reconcile change with eternal principles। अभी यूरोप के साथ कंपेयर करके ये कह रहे हैं कि यूरोप ने या वेस्टर्न सिविलाइजेशन ने कोई भी इटर्नल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट नहीं किया, ये उनकी कमज़ोरी है। जबकि इस्लामिक वर्ल्ड की कमज़ोरी ये है कि इटर्नल प्रिंसिपल्स अडॉप्ट करके उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सके। The principle of movement in the structure of Islam is called ijtihad. In Islamic law, it means to exert with a view to form an independent judgment. The Quran says, "And to those who exert, we show our path." यानी कि अगर इस्लामिक लॉ के अंदर कोई चेंज लानी है या फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट लानी है, तो उस प्रोसेस को इज्तिहाद कह रहे हैं। और फिर कुरान के हवाले से देखिए, ये कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअली एग्जर्ट करेंगे या जो फाइंड करने की कोशिश करेंगे उनको अल्लाह रास्ता दिखाता है। विद द पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, लीगल थॉट वाज accumulated in 4 recognized schools of law, and these schools recognized 3 degrees of ijtihad। अब ये 3 डिग्रीज़ क्या हैं? 4 स्कूल्स का आपको पता है। फर्स्ट, कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ लेजिस्लेशन कन्फाइंड टू फाउंडर्स ऑफ स्कूल्स। और ये 4 स्कूल्स कौन कौन से थे? एक हनफी, हम्बल, मालिक और शाफी। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस ये है कि जिन स्कूल्स की बात करेंगे, इसके अंदर वो हनफी स्कूल की बात करेंगे जो कि नॉर्थ में इराक़ में थे ये, और बाकी स्कूल्स के साथ कंपेयर करेंगे जो कि हिजाज़ में थे, विच इज़ अरेबिया। अब इनमें क्या डिफरेंस था, इसकी आगे जाके बात होगी। और सेकंड लेवल क्या है? टू इज़ रिलेटिव अथॉरिटी टू बी एक्सरसाइज्ड विद इन द लिमिट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल। और तीसरा लेवल है स्पेशल अथॉरिटी टू डिटरमिन लॉ पर्टिकुलर टू अ केस लेफ्ट अनडिटरमिन्ड बाय द फाउंडर्स ऑफ द स्कूल्स। This lecture deals with the first degree only, which means complete authority to legislate.
यानी कि कंप्लीट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट की क्या पॉसिबिलिटी है, सिर्फ इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे इस लेक्चर के अंदर। अभी थोड़ी सी बात ये होगी कि इस्लाम के अंदर इमोबिलिटी या इस्लाम के लॉ के अंदर इमोबिलिटी या इनफ्लेक्सिबिलिटी क्यों आई। सुन्नी इस्लाम theoretically admitted to this, but in practice it was always denied by imposing conditions that were practically impossible to fulfill. This is strange in a system of law whose framework is provided by the Quran, which essentially embodies a dynamic outlook of life. यानी कि बात ये हो रही है कि कंप्लीट अथॉरिटी टू लेजिस्लेट का जो एक प्रिंसिपल माना गया था उसको इम्प्लीमेंट होने नहीं दिया गया, क्योंकि उसकी कंडीशंस इतनी स्ट्रिंजेंट और इम्प्रैक्टिकल होती थी कि प्रैक्टिकली कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पॉसिबल नहीं थी। अब उसको ये कह रहे हैं कि ये बड़ी एक अजीब बात है, क्योंकि कुरान जो एक आउटलुक लाइफ का और यूनिवर्स का दे रहा है वो बड़ा डायनामिक है, तो उसके अंदर लॉ स्टैटिक कैसे हो सकता है। The ulama failed to realize that ultimate fate of people depends not much on uniform organization as on the worth and power of individual men. ये भी इकबाल की एक थीम है, क्योंकि इंडिविजुअल के ऊपर आपने देखा है कि बहुत ज़ोर और बड़ी तवज्जो दी है और बताया है कि इंसान अपने आप को एलिवेट करे तो उसकी क्या पोजीशन हो सकती है। सो इसलिए ये एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर इंडिविजुअल्स अपने आप को ज़्यादा बहुत डेवलप ना कर सकें, इसके ख़िलाफ़ है। इन एन ओवर ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी द इंडिविजुअल इज़ ऑल टुगेदर क्रश्ड आउट ऑफ इंटेलेक्चुअल एग्जिस्टेंस। ही गेन्स द होल वेल्थ ऑफ सोशल थाट अराउंड हिम एंड लूजेज हिज ओन सोल। यानी कि एक ओवर ऑर्गेनाइज सोसाइटी के अंदर इंसान की जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। Thus the real remedy against the forces of decay is to raise self-concentrated individuals who alone reveal the depth of life and new standards for us to see that our past ideas are not wholly inviolable and need revision। तो कह रहे हैं कि ऐसे सेल्फ कॉन्सेंट्रेटेड इंसान डेवलप करने ज़रूरी हैं और वही आपके लिए नए बेंचमार्क सेट करेंगे ज़िंदगी के अंदर, जिनको आप फॉलो कर सकते हैं और आपको ये बताएंगे कि जो आइडियाज़ आपके पास्ट में थे वो इनवायलेबल नहीं हैं, दे कैन बी रिवाइज्ड। अभी एक केस बना रहे हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम के अंदर मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन अभी इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत है कि ये देख रहे हैं कि अगर चेंज होना है तो वो किस डायरेक्शन में जाए। और ये सेकुलरिज़म और इस्लाम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, क्योंकि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन थी वो डेवलप हुई बाय सेपरेटिंग क्रिश्चियनिटी फ्रॉम द स्टेट। अब ये वो आइडियाज़ थे जो कि जब इस्लाम ने भी आगे चलना है तो ये एक बड़ा डोमिनेंट आइडिया है, और जिस किस्म का एक स्टेट स्ट्रक्चर उस वक्त दुनिया में मौजूद था उसके अंदर ये बड़ा डोमिनेंट आइडिया था कि जो स्टेट है वो सेकुलर होगी और रिलीजन के साथ उसका डायरेक्ट ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इसके ऊपर इकबाल की क्या व्यूज़ हैं ये ज़रा समझने ज़रूरी है। Present concept of secularism views the state as supreme and accentuates the separation of state and religion. Now Islam as a religio-political system does not permit this view. It is a mistake to think that the state is dominant and regulates all ideas that embody the system of Islam. यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ स्टेट और रिलीजन है इसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस्लाम के अंदर ये पॉसिबल नहीं होगा। और हमने
जो पिछले लेक्चर्स में हमने ये चीज़ देखी है कि इस्लाम ने कि इकबाल ने इस्लाम का एक बड़ा होलसम व्यू दिया था, जिसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि कायनात का क्रिएटर एक है, उसकी क्रिएशन है, हम भी उसकी क्रिएशन है, जो नेचर है वो भी उसकी क्रिएशन है। तो इसके अंदर ऑपरेट करना, इसको समझना, ये सारा एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ है ये। In Islam, spiritual and temporal are not two distinct domains. The nature of act, however secular in import, is determined by the attitude of mind behind it. यानी कि जो इंसान की सोच है ये उसकी वो स्पिरिचुअल है, नॉन मटीरियल है, लेकिन वो मटीरियल वर्ल्ड में ऑपरेट कर रहा है। टेम्पोरल मीन्स के इस टाइम एंड स्पेस के में ऑपरेट कर रहा है। तो कह रहे हैं कि जो ये कोई दो डिस्टिंक्ट डोमेन्स नहीं है, ये एक ही यूनिटी है पूरी चीज़। एन एक्ट इज़ टेम्पोरल और प्रोफेन इफ़ इट इज़ डन इन अ स्पिरिट ऑफ डिटैचमेंट फ्रॉम द इनफाइनाइट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ बिहाइंड इट। इट इज़ स्पिरिचुअल इफ़ इट इज़ इंस्पायर्ड बाय दैट कॉम्प्लेक्सिटी। सो कह ये रहे हैं कि एक टेम्पोरल या जो प्रोफेन एक्ट ऐसा है जो कि इंटायर कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ थिंग्स को समझे बगैर किया जाए, तो उसको ये एक प्रोफेन या टेम्पोरल एक्ट कह रहे हैं। और ऐसा काम जो कि इस सारी कॉम्प्लेक्सिटी को समझ के और उस कॉन्टेक्स्ट को जिसमें स्पिरिचुअल और मटेरियल दोनों चीज़ें शामिल हैं उसके मुताबिक किया जाए, तो वो उसकी ओरिएंटेशन स्पिरिचुअल होगी। Islam is one unanalyzable reality. It thus remains the same when seen from the religious or from the secular point of view. ये बात मैंने पहले भी एक्सप्लेन की है कि चूँकि ये कायनात, ये फिज़िकल वर्ल्ड क्रिएटर की क्रिएशन है और इसके अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये सारा जो भी है ये सारी एक चीज़ है। यानी कि क्रिएटर, क्रिएशन, ह्यूमन बीइंग्स को एक आप या उसको आप सेकुलर कहें या रिलीजियस कहें, बात एक ही है। ठीक है जी, ये बात आरवी यानी कि ही इज़ मेकिंग नो डिस्टिंक्शन बिटवीन व्हाट इज़ रिलीजियस एंड व्हाट इज़ सेकुलर। दिस इज़ द पॉइंट टू अंडरस्टैंड। It is a mistake to bifurcate the unity of man into distinct and separate realities which somehow have a point of contact but are in essence opposed to each other। यानी कि उसी बात को एक डिफरेंट तरीके से कह रहे हैं कि इंसान को आप उसकी स्पिरिचुअलिटी या उसकी फिजिकलिटी में आप उसको बाइफरकेट नहीं कर सकते, ये एक ही चीज़ है। द यूनिटी ऑफ मैन इज़ बॉडी व्हेन ही एक्ट्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड। He is mind or soul when you see the ultimate aim or idea behind that act. The essence of Tawheed as a working idea is equality, solidarity and freedom. The state from the Islamic standpoint is meant to transform these ideals into space-time forces to realize them in a human organization. यानी कि जो ये तीन आइडियल्स बताए हैं, इक्वालिटी, सॉलिडारिटी एंड फ्रीडम, ये किसी ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्टेट ने इम्प्लीमेंट करनी है। और अगर स्टेट इम्प्लीमेंट करेगी इसको प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ये स्टेट का काम है। द अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअल while its life manifests in temporal/physical activity. The spirit thus finds its opportunities in the natural, the material and the secular. Therefore, all secular is sacred in the root of its being. ये इसी आइडिया को डिफरेंट एस्पेक्ट के अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये भी हम देख के आए हैं कि उन्होंने ये कहा कि अल्टीमेट रियलिटी स्पिरिचुअल है और ये जो फिज़िकल क्रिएशन आप देख रहे हैं, दिस इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज क्रिएटिव लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो इंसान की भी जो स्पिरिट है
ये इस मटीरियल वर्ल्ड में ऑपरेट करके अपने आप को ही डेवलप कर रही है। द स्टेट देयरफॉर इन इस्लाम इज़ मेंट टू रियलाइज द स्पिरिचुअल in human organization. It is theocratic only in so far as it seeks not to dominate but to realize these ideals. मतलब है कि पॉलिटिकल साइंस के अंदर थियोक्रेसी के ऊपर बड़ी डिस्कशन होती है कि थियोक्रेटिक स्टेट क्या होती है जिस तरह हम समझते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थियोक्रेटिक स्टेट वो नहीं है जिस तरह हम समझते हैं कि ये एक किस्म की डिक्टेटरशिप है ऑफ द रिलीजियस पीपल, बट इट इज़ जस्ट मेंट टू ट्रांसफॉर्म और अचीव द आइडियल्स दैट हैव बीन टॉक्ड अबाउट. Modern thought in its criticism of what we call material or natural has rendered a great service to Islam. It has highlighted that all material things have no substance till such time we discover them being rooted in the spiritual. ये दूसरे चैप्टर के अंदर जो मटेरियल वर्ल्ड पे बड़ी डिस्कशन हुई थी और ये प्रूफ बताने की कोशिश की थी कि ये जो मटीरियलिटी है, स्पिरिचुअलिटी इसको भी परवेट करती है, इसके अंदर एग्जिस्ट करती है स्पिरिचुअलिटी. तो यहाँ पे ये मॉडर्न नॉलेज ने भी चूँकि इस तरफ बात लेके गए हैं, तो ये कह रहे हैं कि ये इस्लाम के लिए एक सर्विस है मॉडर्न नॉलेज की या मॉडर्न थाट की, कि हर फिज़िकल चीज़ इज़ ऑल्सो रूटेड इन द स्पिरिचुअल. द वर्ल्ड विद ऑल द इमेंसिटी ऑफ मैटर कॉन्स्टिट्यूट्स द स्कोप फॉर द सेल्फ रियलाइजेशन ऑफ द स्पिरिट. All is holy ground, and the holy prophet said, the whole of the earth is a mosque. ये भी उसी बात को एक डिफरेंट तरीके से कहा है. The difference is that primitive Christianity was founded on a monastic order in a profane world. Later on, when the state became Christian, a power struggle ensued, which was ultimately settled through the separation of state and church. तो ये क्रिश्चियनिटी के बारे में पहले भी इकबाल ने बात की है और ये कहा कि क्रिश्चियनिटी ने एक डुअलिटी क्रिएट की थी बिटवीन व्हाट वाज स्पिरिचुअल एंड व्हाट वाज प्रोफेन और मटेरियल इन द वर्ल्ड. जो क्रिश्चियनिटी की इम्प्लीमेंटेशन थी वो ऐसे थी कि जो लोग क्रिश्चियन क्रीड को फॉलो करते थे वो एक मोनास्टिक ऑर्डर जिसको कह रहे हैं कि दुनिया को छोड़कर और एक डिस्टेंस क्रिएट करके फ्रॉम द मटेरियल वर्ल्ड वो समझते थे कि हम स्पिरिचुअलिटी क्रिएट कर रहे हैं. तो उस सिचुएशन के अंदर ये कह रहे हैं कि लेटर ऑन जब क्रिश्चियनिटी आगे चली थी तो जो रोमन एम्पायर के रूलर्स थे उन्होंने क्रिश्चियनिटी को या रिलीजन को अडॉप्ट कर लिया था. द स्टेट बिकेम क्रिश्चियन. लेकिन उसके बाद एक उस सिचुएशन के बाद एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गई थी बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट, विच वाज फाइनली सेटल्ड बाय सेपरेटिंग द टू डोमेन्स दैट वाज बिटवीन द चर्च एंड द स्टेट. तो उस बात को ये हाईलाइट कर रहे हैं. इस बात में आगे भी इसके ऊपर बात करेंगे, वो आगे जब बात आएगी इसके ऊपर फिर मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्यों ये इस तरह. इस्लाम ऑन द अदर हैंड इमर्ज्ड एज अ सिविल सोसाइटी विद द कुरान गिविंग अ सेट ऑफ सिंपल लीगल प्रिंसिपल्स which as experience subsequently proved had great potential of expansion and development by interpretation. तो क्रिश्चियनिटी के मुकाबले में इस्लाम के बारे में ये कह रहे हैं कि इस्लाम जब इमर्ज हुआ तो इस्लाम इमर्ज्ड एज अ सिविल सोसाइटी, एक पूरी सोसाइटी क्रिएट की गई जो कि क्रिश्चियनिटी में उस तरह नहीं हुआ था. और फिर इस्लाम ने कुछ लीगल प्रिंसिपल्स भी कुरान में एनंसिएट किए गए और उसमें ये कह रहे हैं कि जब उनको अगर गौर से देखा जाए तो उनके अंदर बहुत फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट एंड अडेप्टेशन. तो अभी हमने देखा कि सेकुलरिज़म और इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हुई है, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली और बड़ा एम्फेटिकली इकबाल ये कह रहे हैं कि इस्लाम में स्टेट और रिलीजन सेपरेट नहीं होती या नहीं होनी चाहिए.
और ये 1920s और 30s में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस वक़्त जो इस्लामिक वर्ल्ड थी वो आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद होने की तरफ जा रही थी। अभी दूसरी बात है कि लिबरलिज़म एंड नेशनलिज़म इन इस्लाम। अब ये दोनों भी आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि वेस्ट से ट्रांसमिट हो रहे थे। लिबरलिज़म आप समझते हैं कि ये एक मिडल ग्राउंड है बिटवीन लेफ़्ट एंड राइट, और नेशनलिज़म भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि 19वीं सदी के अंदर वेस्ट के अंदर दो मेजर डेवलपमेंट्स हुई थी, जिसके अंदर जर्मन यूनिफिकेशन थी और इटालियन यूनिफिकेशन थी। ये दो मुल्क यूनिफाई हुए थे 19वीं सदी के अंदर, और उसके बाद आपने देखा कि इन दो कंट्री और यूनिफिकेशन की बेसिस भी या तो रेस रिलेशनशिप्स थे या नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, विच वाज बेस्ड ऑन टेरिटोरियल बेसिस, जिसको इकबाल अर्थ रूटेडनेस भी कहते हैं। तो हाँ, जोग्राफ़ी या ये एक टेरिटरी के कन्फाइंस के अंदर नेशनलिज्म डेवलप हो रही थी। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी मतलब इकबाल क्या बात कर रहे हैं, लेट्स सी दैट। Liberal movement is welcome in Islam, but it constitutes a critical movement in the history of Islam, because liberalism can act as a force of disintegration. This is so because our religious and political reformers, in their zeal for liberalism, may overstep the proper limits of reform. यानी कि जब वो रिफॉर्म की बात भी कर रहे हैं और बड़ा ज़ोर दे के कह रहे हैं कि रिफ़ॉर्म की ज़रूरत है, लेकिन साथ साथ कॉशन भी कर रहे हैं कि एक अनरिस्ट्रिक्टेड रिफ़ॉर्म से भी बात गलत तरफ जा सकती है। ऑल्सो द रेस आइडिया इज़ वर्किंग विद ग्रेटर फोर्स इन द वर्ल्ड ऑफ इस्लाम, विच मे वाइप ऑफ द ब्रॉड ह्यूमन आउटलुक दैट मुस्लिम पीपल हैव इम्बाइब्ड फ्रॉम देयर रिलीजन। तो ये भी एक ट्रेंड था उस वक़्त का, और वो ये देख रहे थे कि ये इस्लामिक कंट्रीज़ में भी इस तरह हो सकता है, तो उसके भी कॉशन कर रहे हैं कि ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस्लाम एक यूनिवर्सल और बहुत बड़ी आउटलुक दे रहा है, और अगर इसको कन्फाइन ना करें बिकॉज ऑफ रेसेस एंड सच थिंग्स। Islam today is passing through a similar period as that of Europe during the Protestant Revolution. The outcome of Luther's Reformation movement, which was essentially political, was replacement of the universal Christian ethics with a system of national ethics. यानी कि जब नेशनलिज्म ने यूरोप में ज़ोर पकड़ा, तो जो एक क्रिश्चियनिटी के बेसिस के ऊपर एक यूनिवर्सल एथिक था, वो बैकग्राउंड में चला गया और नेशनलिज्म के बेसिस पे एथिक क्रिएट होना शुरू हो गया। तो जो लूथर की रिफॉर्मेशन थी, उसके बाद ये ट्रेंड्स इस तरफ गए थे। द रिज़ल्ट वाज आउटब्रेक ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, which far from bringing a workable synthesis of the two opposing system of ethics has further worsened the European situation. यानी कि जिस तरह की नेशनलिज्म डेवलप हुई यूरोप में, और उसके बाद का ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और फिर ये कह रहे हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक किस्म की रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत थी, वो हुई नहीं, बल्कि सिचुएशन मज़ीद ख़राब हो गई, और वो दुरुस्त कह रहे थे क्योंकि उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम लीडर्स टू अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ व्हाट हैज़ हैपेंड इन यूरोप, देन मूव फॉरवर्ड विद सेल्फ कंट्रोल, क्लियर विजन एंड इंसाइट to achieve the ultimate aims of Islam as a socio-political entity. यानी कि एक किस्म की कॉशन कर रहे हैं मुस्लिम लीडर्स को कि जो कुछ दुनिया में या यूरोप में जिस तरह हुआ है, इससे सबक सीखें और आगे चलते हुए उस तरफ ना जाएं जिस तरफ ये गए हैं।
इसके बाद तीसरी बात यह है कि इज़ इस्लामिक लॉ केपेबल ऑफ एवोल्यूशन। इकबाल कोट्स Professor Horton, who concludes that Muslims have always adjusted their religious outlook to the elements of culture which they assimilated from the peoples around them. इस्लाम जब डेवलप हुआ और एक एम्पायर की शक्ल इख्तियार की तो उसमें ये देखा गया कि इस्लाम ने काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई और जो डिफरेंट कल्चर्स थे उन सब को असिमिलेट किया, उसकी तरफ, उस बात की तरफ इशारा है। Another Dutch scholar writes, when we read development of Islamic law, we find that on the one hand, the doctors of every age, on the slightest stimulus, condemn one another to the point of mutual accusation of heresy. And on the other hand, the very same people with greater and greater unity of purpose try to reconcile similar quarrels of their predecessors. ये भी एक हिस्ट्री रही है इस्लाम की जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और ये आजकल के दौर में भी आप ये चीज़ काफ़ी देखते हैं कि मुसलमान आपस में ही एक दूसरे के ऊपर कुफर का फतवा काफ़ी फरावानी से लगाते हैं, जिसकी तरफ इशारा है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत बीच में ट्रेंड्स ऐसे भी हैं जहाँ इन डिफरेंसेस को मुसलमानों ने रिकंसाइल भी करने की कोशिश की। तो ये दोनों ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। It is thus clear from the survey of Muslim legal literature that Islamic law is not stationary and capable of development. Yet the conservative Muslim public is not ready for a critical discussion of fiqh, as it will displease them and raise sectarian controversies. यानी कि उस वक़्त का जो सब कॉन्टिनेंट की जो सिचुएशन थी उसके हवाले से बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट का जो मुसलमान है वो इंटेंसली कंजर्वेटिव है और वो किसी भी किस्म की डिस्कशन ऑन मैटर्स ऑफ फिक्र करने को तैयार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने की। अभी देखते हैं कि इकबाल का पॉइंट ऑफ व्यू को क्या है इज्तिहाद पे। From the earliest times till the rise of Abbasids, there was no written law of Islam apart from the Quran. From the middle of the 1st till the beginning of the 4th century Hijrah, 19 schools of law and legal opinion appeared in Islam. With the expansion of the empire, the legists had to take a wider view of things to study local conditions and habits of new peoples. यानी कि जो लोग इस्लाम के लॉ को डेवलप कर रहे थे, लेजिस्ट जिनको कहते हैं, जो लॉ बना रहे थे, उन्होंने जिस इलाके में मुसलमान हुकूमत कायम हुई उन लोगों के बारे में काफ़ी समझ हासिल की बिफोर दे इम्प्लीमेंटेड एनी लीगल स्ट्रक्चर्स। अ स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इंडिकेट्स that the Muslim legists passed from deductive to inductive attitude in their interpretations. Deductive होता है which is like a top down approach, एक चीज़ established है और उसको आप मतलब उससे आगे फिर आप एक चीज़ establish करके आप आगे उसको डेवलप कर रहे हैं। और इंडक्टिव का मतलब ये है कि आप बहुत सारा डाटा लेकर एग्जामिन करने के बाद आप कोई चीज़ इस्टेब्लिश करें। सो कह ये रहे हैं कि ये एक इस्लाम के जो लेजिस्ट से उनकी अप्रोच थोड़ी सी चेंज हुई फ्रॉम डिडक्टिव टू इंडक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ इस्लामिक लॉ। ये इंडक्टिव इंटेलेक्ट की बात हमने पहले भी इकबाल ने की थी जब फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड की बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि एक फ़ाइनल रेवलेशन आ गई थी और इंसान को फिर उसके इंडक्टिव इंटेलेक्ट के ऊपर छोड़ दिया था कि आगे वो अपना रास्ता खुद तलाश करें। When we study the 4 accepted sources of Islamic law and the controversies they invoked, the supposed rigidity of our recognized schools evaporates and the possibility of further evolution becomes perfectly clear. ठीक है जी, अभी 4 सोर्सेज हैं इस्लामिक लॉ के जिनके ऊपर बात होगी और सबसे पहले है कुरान, उसके बाद ट्रेडिशन या हदीस सुन्ना,
और तीसरा है इजमा विच इज़ असेंबली, और चौथा है कियास विच इज़ इंटेलेक्चुअली ट्राइंग टू एग्जर्ट एंड फाइंड सोल्यूशन टू प्रॉब्लम्स। अब इन चारों के बारे में को हम देखेंगे कि ये क्या इसमें कहते हैं। The primary purpose of the Quran is to awaken in man the higher consciousness of his relationship with God and the universe. It, however, provides a certain general principles and rules of legal nature, especially relating to family, which is the ultimate basis of social life. यानी कि जो प्राइमरी पर्पज़ है, और हम ये पहले भी इस पे बड़ी बात हुई है कि प्राइमरी पर्पज़ कुरान का ये है कि वो इंसान का, कायनात का और खुदा का रिलेशनशिप क्या है उसके बारे में ज़्यादा बात करता है। Why does Quran do so when its real purpose is to make human beings conscious of their higher life? यानी कि सवाल ये है कि लीगल नेचर के जो रूल्स कुरान इस्टेब्लिश कर रहा है वो क्यों कर रहा है? The answer lies in the history of Christianity. It set up an ideal of otherworldliness and thus was able to spiritualize life, but could not inject any spiritual value in the complexity of human relations. अब क्रिश्चियनिटी की बात दोबारा, जो पहले भी बात हुई थी उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि क्रिश्चियनिटी ने अदर वर्ल्डलीनेस का कॉन्सेप्ट क्रिएट किया, यानी कि जो लोग जो एडेरेंट्स थे क्रिश्चियनिटी के, उनको स्पिरिचुअलाइज करने के लिए ये कहा कि इस मटेरियल वर्ल्ड से थोड़ा सा अपने आप को डिटैच करो। लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ कि क्रिश्चियनिटी वाज नॉट एबल टू इंजेक्ट एनी स्पिरिचुअल वैल्यू इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, यानी कि इंसान के जो दुनियावी मामलात हैं इसके अंदर कोई सही रब्त नहीं पैदा कर सकी क्रिश्चियनिटी। Hence Christian nations were forced to create a politico-legal system devoid of religious content। ठीक है बात, क्योंकि दुनियावी मामलात तो चलाने थे, तो अब रिलीजन जब कोई गाइडेंस प्रोवाइड नहीं कर रही थी क्रिश्चियनिटी को, तो उन्होंने फिर पॉलिटिको-लीगल सिस्टम ऐसा बनाया जिसमें रिलीजियस कंटेंट नहीं था। The Quran seeks to create a unified system containing religion, state, ethics and politics in a single revelation, similar to what Plato sought to do in his Republic। यानी कि कुरान और इस्लाम में डिफरेंस ये है कि एक यूनिफाइड सिस्टम प्रपोज कर रहा है कुरान, जिसके अंदर तमाम एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ शामिल हैं। और ये कह रहे हैं कि ये ग्रीक फ़िलासफ़र था प्लेटो, जिसने एक बड़ी मशहूर किताब लिखी थी रिपब्लिक, जिसके अंदर उसने बताया था कि एक स्टेट कैसे फॉर्म होनी चाहिए, जिसके सारे एलिमेंट्स उसने बात की थी। तो एक किस्म की एक सिमिलैरिटी बता रहे हैं कि जो प्लेटो ने करने की कोशिश की थी कुरान ने उसको इफ़ेक्टिवली किया। द डायनेमिक आउटलुक ऑफ द कुरान हैज़ ऑलरेडी बीन हाईलाइटेड, हैंस इट कैनॉट बी एनिमिकल टू द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, but it must be borne in mind that life is not change pure and simple. It has within itself elements of conservatism as well। कि कुरान एक डायनामिक आउटलुक तो आपको बता रहा है, और कई दफ़ा ये बात हुई कि द चेंज इन डे एंड नाइट की जो साइंस है, इट इज़ अ साइन ऑफ गॉड, तो इस पर बात ये हुई थी कि ये साइन ऑफ चेंज है, परपेचुअल चेंज। परपेचुअल चेंज का मतलब है कि ये कायनात एक डायनेमिक और इवॉल्विंग चीज़ है। तो आइडिया ऑफ एवोल्यूशन चूँकि कुरान ही दे रहा है, तो इट कांट बी एनिमिकल टू इट, मतलब इसके ख़िलाफ़ इस्लाम में या कुरान हो नहीं सकता कि स्टैटिक हो जाओ। लेकिन साथ फिर क्वेश्चन कर रहे हैं, इट हैज़ विद इन इटसेल्फ एलिमेंट्स ऑफ कंजर्वेटिज्म एज वेल। लाइफ मूव्स फॉरवर्ड अंडर द वेट ऑफ इट्स पास्ट। Therefore, any view of social change must take into account the value and function of the forces of conservatism। और ये आप देखें कि एक कोहेरेंस है उनकी फ़िलासफ़ी के अंदर। इकबाल ने जब इंसान की बात हो रही थी तो ये कहा कि इंसान की जो मेमोरी या ड्यूरेशन है, जो उसका पास्ट है,
वो हमेशा उसके साथ रहता है और उसकी बेसिस पे इंसान आगे चलता है। इस पे बड़ी बात हुई थी और बर्गसन के कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हुआ था। तो यहाँ अभी ये एक कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी की बात करके कह रहे हैं कि ये भी जो ह्यूमैनिटी भी आगे चल रही है तो ये भी इसी बेसिस पे चल रही है। नो पीपल कैन रिजेक्ट देयर पास्ट फॉर इट इज़ द पास्ट दैट हैज़ मेड देयर पर्सनल आइडेंटिटी। In Islam, the problem of reforming all old institutions becomes still more delicate, which puts additional weight on the responsibility on the reformers. मतलब ये कि इस्लाम की जब आप बात करते हैं तो पास्ट के अंदर आप सबसे पहले आपको प्रॉफिट और उनका दौर आपको नज़र आता है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट सीक्रेट। तो ये कह रहे हैं कि जब आपने रिफॉर्म करना है तो ये एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, पास्ट को आपने मद्देनज़र रखना होगा आगे चलते हुए। इस्लाम बीइंग नॉन टेरिटोरियल इन कैरेक्टर सीक्स टू फर्निश अ मॉडल फॉर द फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटी बाय ड्राइंग इट्स एडहेरेंट्स फ्रॉम म्यूचुअली रिपेलेंट रेसेस, देन रिफॉर्मिंग दिस डिस्पैरेट aggregate into a people possessing a self consciousness of their own। कि इस्लाम बेसिकली नॉन टेरिटोरियल है, स्पिरिचुअल की बात हुई थी। और फिर इस्लाम जब लोग फॉलो करते हैं तो डिफरेंट क्रीड्स, डिफरेंट रिलीजन से लोग इस्लाम में आते हैं। तो इस्लाम का पर्पज़ ये है कि जो डिफरेंट रिलीजन से, डिफरेंट इलाक़ों से जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनको यूनिफाई करना और एक यूनिफाइड सेल्फ कॉन्शियसनेस उनमें क्रिएट करना। इस्लाम बाय क्रिएटिंग वेल कंसीव्ड इंस्टीट्यूशंस एंड अ वैरायटी ऑफ सोशल रूल्स एंड नॉर्म्स हैज़ सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ कलेक्टिव विल एंड कॉन्शियसनेस इन दिस हेट्रोजीनियस मास। मतलब इस्लाम की ये खसूसियत है कि इस्लाम ने जो डिफरेंट किस्म के लोग इस्लाम में आए हैं उनको थ्रू वेल कंसीव्ड इंस्टीट्यूशंस एक इस हेट्रोजीनियस मास को भी यूनिफाई किया। द क्रिटिक व्हेन इवेल्युएटिंग इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल नॉर्म्स नीड्स टू डेवलप अ क्लियर इंसाइट इनटू द सिग्निफिकेंस ऑफ द सोशल एक्सपीरियंस एम्बॉडीड इन इस्लाम from the standpoint of a larger purpose being worked out for humanity as a whole। यानी कि इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस को जब आप एवेल्यूएट करें और उनकी सिग्निफिकेंस देखने की कोशिश करें तो आपको ये पता चलेगा कि ये इनके अंदर एक लार्जर पर्पज़ है फॉर यूनिफाइंग द ह्यूमैनिटी एज अ होल। The intensive depth of legal principles in the Quran, far from restricting the scope for human thought and legislative activity, act as awakeners of human thought। यानी कि intensive depth है जो भी legal principles कुरान के अंदर हैं और इनके अंदर there is immense scope for development and the early legists of Islam, taking a clue from them, evolved a number of legal systems. The students of Muslim history know very well that half of the success of Islam as a social and political power is due to the legal acuteness of early Islamic legists। तो इसमें दो बातें हैं। एक तो ये कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी इस्लाम जो कुरान के अंदर जो लीगल नेचर की इंजंक्शंस हैं कि a number of legal systems could be did evolve from them। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जिस किस्म का एक लीगल स्ट्रक्चर बना था, आज से 1200-1400 साल पहले की बात हो रही है, कि जिस किस्म का लीगल स्ट्रक्चर बना था और जिस किस्म का मुआशरे को वो रेगुलेट कर रहा था उसकी ये खसूसियत थी कि उसकी हाफ ऑफ द सक्सेस इज़ बिकॉज ऑफ what Islam was able to do। Despite that, these systems are human interpretations and thus cannot claim finality। The ulama of Islam, however, do claim finality of Islamic law, though they cannot deny the theoretical possibility of complete ijtihad। तो कह ये रहे हैं कि जितना भी
अच्छा सिस्टम बनाया था जिसकी बेसिस पे इस्लाम डेवलप हुआ वो ह्यूमन इंटरप्रिटेशन थी, एंड बिकॉज इट इज़ ह्यूमन इंटरप्रिटेशन इट कैनॉट क्लेम फाइनलिटी। लेकिन जो उलमा हैं वो क्लेम करते हैं कि ये फ़ाइनल है, जबकि थ्योरेटिकली वो डिनाई नहीं कर सकते कि इसके अंदर चेंज हो सकती है। In this situation of intense conservatism, people and the process of life is moving forward while the law remains stationary। ये बड़ी important बात है जो कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी भी है कि लाइफ तो आगे चल रही है, इवॉल्व हो रही है, लेकिन लॉ हमारा स्टेशनरी है। In view of the new forces set free from the extraordinary development of human thought, there is no reason to maintain this rigid attitude any longer. The founders of the legal schools never claimed finality either। ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि इकबाल के दौर में बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स हो रही थी ह्यूमन नॉलेज के अंदर, तो उसको रेफ़र करके ये बात कह रहे हैं। The teachings of the Quran that life is a process of progressive creation necessitates that each generation, guided but unhampered by its predecessors, should be permitted to solve its own problems। चूँकि लाइफ प्रोसेस एक प्रोग्रेसिव क्रिएशन है, इसलिए कह रहे हैं कि हर नई जनरेशन जो कि अपनी पुरानी जनरेशन से गाइड ज़रूर हो, सीखे ज़रूर, लेकिन इट शुड बी अनहैम्पर्ड इन द वे इट सॉल्व्स इट्स ओन प्रॉब्लम्स। इन प्री पार्टीशन पंजाब, मैनी women desiring to get divorces were driven to apostasy। This is contrary to the spirit and aims of Islam as a universal religion। ये बात और इसके बाद आगे जो कुछ बातें हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में है कि काफ़ी लोगों ने क्रिटिक की इस्लाम के ऊपर कि जो देयर इज़ अ डिस्पैरिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, उस पॉइंट को एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि क्योंकि इस्लाम का लॉ डाइवोर्स को for females to seek divorce was not easy, so they would renounce their faith। और ये इस्लाम के अंदर है कि अगर आप कोई इंसान कोई फीमेल अपना फेथ रिनाउंस करे तो उसकी शादी भी ख़त्म हो जाती है। सो दे वर यूजिंग दिस एज एन एक्सक्यूज़ टू गेट अ डाइवोर्स। As regards divorce, which is a civil contract, a woman is at liberty to get the husband's power of divorce delegated to her and thus secure equality in divorce। ये बातें इसी चैप्टर के अंदर इकबाल ने कोट किया है एक टर्किश पोइट, ज़ाया उसका नाम है, और उसने काफ़ी सारी चीज़ें हाईलाइट की थी जिनमें ये चीज़ें थी कि देयर इज़ नॉट दैट वीमेन आर कंसिडर्ड इन्फीरियर टू मेल्स इन इस्लाम। तो उसका जवाब दे रहे हैं ये। एज रिगार्ड्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, inequality in share does not mean superiority of males। The Quran says, and for women are rights over men similar to those for men over women। लेकिन अभी ये चूँकि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर एक डिस्पैरिटी है कि शेयर इक्वल नहीं मिलता मेल और फीमेल को, तो उसकी एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। द लॉजिक ऑफ द शेयर ऑफ इनहेरिटेंस इज़ रिलेटेड नॉट टू inferiority of women, rather it is rooted in her economic opportunities and her place in the social structure। इस बात को आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। The woman is full owner of property given to her by her father or husband at the time of marriage। Additionally, she owns her dower money which she can demand or defer। ठीक है, ये क्लियर है बात। The responsibility of maintaining her throughout her life is that of her husband। Thus the law of inheritance
through inequality of shares actually secures overall equality in wealth between man and woman. क्योंकि कह ये रहे हैं कि चूँकि जब शादी के बाद जो हस्बैंड होता है उसको दूसरी तरफ से अपनी इनहेरिटेंस की तरफ से ज़्यादा शेयर मिलेगा और जो फीमेल है उसको इनहेरिटेंस में कम शेयर मिला है, तो ओवरऑल ये एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है बिटवीन मेल एंड फीमेल। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि चूँकि हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू मेंटेन हिज वाइफ, सो दैट इज़ ऑल्सो वाई देयर इज़ अ डिफरेंस इन शेयर्स। If Islamic laws are studied in reference to the evolving socio-economic conditions of modern life, we are sure to discover hitherto unrevealed aspects which we can work out with renewed faith in the wisdom of these principles. So, अगर ये जो जिस तरह मॉडर्न लाइफ इवॉल्व हो रही है, क्या ये रहे हैं कि अगर आप इस्लामिक लॉज़ को या कुरान में जो लॉज़ दिए हैं उनको अगर इन डेप्थ स्टडी करोगे तो इसमें आपको मज़ीद भी फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी टू बी एबल टू अडेप्ट टू मॉडर्न लाइफ। सो यहाँ पे बात ख़त्म होती है पहली सोर्स ऑफ लॉ विच वाज द कुरान। नाउ वी कम टू द सेकंड सोर्स विच इज़ हदीस और ट्रेडिशन। The hadith or traditions of the Holy Prophet is the second great source of Islamic law. Professor Goldziher has examined them in the light of modern canons of historical criticism and arrived at the conclusion that the process of their collation is not entirely trustworthy. और ये बात तो हमें पता भी है कि हदीस के सारे ज़ख़ीरे के अंदर ज़ईफ़ हदीस और मुस्तनद हदीस का काफ़ी एक बात चलती है। Another European writer, after considering the Muslim methods of determining authenticity of traditions, arrived at the following conclusions. The authenticity methods and criteria represent possibilities, and how far they become actualities depends on how far the actual circumstances offered inducements for making use of the possibilities. यानी कि authenticity establish करने में कह ये रहे हैं कि authenticity establish करने में political expediency बीच में आती थी और उसकी वजह से लोग जो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन थे उसमें से जो सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली एक्सपीडियंट होती थी उसको देयर वाज अ टेंडेंसी टू यूज़ दैट। डाउटलेस द इंड्यूसमेंट्स वर फ्यू एंड अफेक्टेड ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द एंटायर सुन्ना। देयरफॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द सुन्ना आर जेन्युइन रिकॉर्ड्स ऑफ द राइज एंड अर्ली ग्रोथ ऑफ इस्लाम। ये भी एक नॉन मुस्लिम राइटर है जो कि ये कह रहा है कि द बल्क ऑफ द ट्रेडिशन इज़ ट्रू और अगर के इंड्यूसमेंट्स के एलिमेंट्स है तो वो थोड़ा ही है। इन रिगार्ड टू द ट्रेडिशंस ऑफ लीगल इम्पोर्ट द क्वेश्चन अराइजेज एज टू हाउ फार दे एम्बॉडी द प्री इस्लामिक यूसेज लेफ्ट इंटैक्ट बाय द प्रॉफिट। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड दिस आउट, nor is it possible to discover whether those left intact were intended for universal application. यानी कि कुछ ट्रेडिशंस या कुछ उस वक़्त के कुछ लीगल चीज़ें ऐसी थीं जो कि इंटैक्ट छोड़ दी प्रॉफिट ने। तो ये कह रहे हैं कि ये पता नहीं चल सकता कि कौन सी चीज़ें पहले से थीं जो कि छोड़ दी और कौन सी नई इंट्रोड्यूस, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो चीज़ें पुरानी चल रही थी जिनको छोड़ दिया वेदर दे वर मेंट फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन और नॉट। शाह वलीउल्लाह's व्यूज़ ऑन दिस पॉइंट आर एज फॉलोज। अब इनको देखते हैं कि शाह वलीउल्लाह क्या कहते हैं। लॉ रिवील्ड बाय अ प्रॉफिट टेक्स इनटू अकाउंट द peculiarities एंड स्पेशल हैबिट्स ऑफ दोज पीपल टू whom ही इज़ स्पेसिफिकली सेंट। ठीक है, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। The prophet seeking universality cannot reveal different principles for different peoples, nor can he ignore them. He thus seeks to train his people and use them as nucleus for building a universal Sharia. ठीक है जी।
सो बात ये कही जा रही है कि एक सेट ऑफ लीगल स्ट्रक्चर इज़ नॉट कैनॉट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल, और ये भी पॉसिबल नहीं है कि हर एक लोगों के लिए एक सेपरेट सेट ऑफ प्रिंसिपल्स दिए जाएं। इसलिए जो भी प्रॉफिट होता था वो अपने लोगों को तैयार करता था ताकि वो शरिया को एक्सपेंड कर सकें। In so doing, he highlights the principles underlying social life of all humanity and applies them to concrete cases with modifications suited to his own people. ठीक है जी, ये बात कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स बता दिए जाते थे और उनकी एप्लीकेशन जो प्रैक्टिकली सूट करती थी फॉर हिज ओन पीपल, उस तरह उनको अप्लाई किया जाता था। Hence the Sharia values, ahkam, resulting from this application, which is rules pertaining to penalties for crimes, are specific to those people. And since enforcement of penalties is not an end itself, they cannot be strictly enforced in case of future generations. यानी कि जो सज़ाएँ इम्प्लीमेंट की गई वो स्पेसिफिक थी, उनको आप यूनिवर्सलाइज ना करें। It was perhaps due to this consideration that Abu Hanifa, who had the universality of Islamic law in mind, did not make use of these traditions. ये जो स्कूल है, हनफी स्कूल है अबू हनीफ़ा का, ये इराक़ में था और उसका ये बता रहे हैं कि वो चूँकि उनका व्यू ये था कि जो भी रूल्स या लॉज इस्टेब्लिश किए जाएं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हों, इसलिए उन्होंने ट्रेडिशन को इस्तेमाल नहीं किया अपने स्कूल के अंदर। एट द सेम टाइम द ट्रेडिशनिस्ट्स, by insisting on the value of concrete cases as against abstract legal thinking on law, have also done a great service to the law of Islam. अब ट्रेडिशनिस्ट्स उनको कह रहे हैं जो कि दूसरे स्कूल थे जो कि हिजाज़ में थे, अरेबिया में, उन्होंने फोकस किया जो कॉन्क्रीट केसेस जिस तरह प्रॉफिट ने डिस्पोज़ किए और जो उनकी उन प्रिंसिपल्स को या वो जो जिस तरह उन्होंने किसी कॉन्क्रीट केस के अंदर जो जिस तरह लॉज इम्प्लीमेंट किए उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको आगे चलाना, ये ट्रेडिशनिस्ट व्यू है। सो ये दो डिफरेंट अप्रोचेस बताई जा रही हैं कि किस तरह इस्लाम का लॉ किस तरह डेवलप हुआ। एक ट्रेडिशनिस्ट अप्रोच है और दूसरी ऐसी अप्रोच है जो कि इस प्रिंसिपल्स को यूनिवर्सलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं बाय कीपिंग देम मोर एब्स्ट्रैक्ट। Thus, a further intelligent study of legal literature of traditions to figure out the spirit in which the Prophet interpreted his revelation will be of great help in understanding the modern application of legal principles enunciated in the Quran. यानी कि ये दोनों बातों के दरमियान में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कॉन्क्रीट केसेस के अंदर जो स्पिरिट थी प्रॉफिट की, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे तो आप देखेंगे आप बेहतर अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि मॉडर्न लाइफ के अंदर उसकी क्या एप्लीकेशन है। So this was regarding the second source. Now we come to the third source, which is ijma. Ijma means assembly. Ijma or assembly constitutes the third most important source of Islamic law. It, however, did not take the form of a permanent institution in any Muslim country. ये बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ जो आजकल हम देख रहे हैं, और इकबाल के दौर के अंदर कोई प्रॉपर असेंबलीज़ उस तरह इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, लेकिन यूरोप के अंदर मौजूद थी। इसलिए उस हवाले से बात कर रहे हैं कि लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ का कॉन्सेप्ट मुस्लिम कंट्रीज़ में उस वक्त तक इफेक्टिवली नहीं आया था। The reason was perhaps absolute monarchy that grew up in Islam after the fourth caliph.
It was in the political interests of caliphs to invest the power of ijtihad on individual mujtahids rather than an assembly which could have grown too powerful for them. अब चूँकि डिक्टेटरशिप्स थी और डिक्टेटरशिप्स के अंदर असेंबलीज़ आर नॉट पॉलिटिकली एक्सपीडियंट, इसलिए वो इंडिविजुअल लोगों से इश्तिहाद कराते थे विच आर ईजियर टू कंट्रोल एज़ कम्पेयर टू एन असेंबली। तो ये इनके ख्याल में एक रीज़न है जिसकी वजह से लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ मुस्लिम एम्पायर के अंदर इतनी डेवलप नहीं हुई। इट इज़ इनकरेजिंग टू नोट that new world forces and the political experience of Europe are impressing on the Muslim mind the value and importance of ijma। ठीक है जी, जो यूरोप का डेमोक्रेटिक एक्सपीरियंस है और जिस तरह वहाँ पे लॉ मेकिंग हुई है थ्रू द असेंबलीज, उसको रेफ़र कर रहे हैं कि ये भी इसका इम्पेक्ट मुस्लिम्स के ऊपर भी आ रहा है। द ग्रोथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन मुस्लिम लैंड्स and transfer of power of ijtihad from representatives of law schools to legislative assemblies is an important step. It is the best solution, especially in views of the rise of sectarianism in Islam. तो sectarianism इवॉल्व या डेवलप होने का वजह भी ये था कि डिफरेंट स्कूल्स अपने अपने सेक्ट्स बना रहे थे और ये कह रहे हैं कि अगर एक किसी भी मुल्क के अंदर एक असेंबली बनेगी जो कि लेजिस्लेटिव वर्क करेगी तो सेक्टेरियनिज़म ज़रा सा कंट्रोल में आएगा। दिस विल सिक्योर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू लीगल डिस्कशंस फ्रॉम लीगल लेमैन हु अदरवाइज may have keen insight into many other areas of human affairs. This is the only way we can stir activity in the dormant spirit of our legal system and give it an evolutionary outlook. लीगल लेमैन ये कह रहे हैं कि असेंबलीज़ के अंदर जो लोग इलेक्ट होके आते हैं वो लॉयर्स या लॉ एक्सपर्ट्स तो होते नहीं हैं, तो अगर वो अपनी इनपुट देंगे तो उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, लेकिन यहाँ उसका एडवांटेज ये बता रहे हैं कि ये ऐसे लोग जिनका व्यू सोशल पॉलिटिकल लाइफ में एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देंगे, जिसकी वजह से लॉ मेकिंग में भी आपको एक नया स्टिमुलस मिलेगा। कैन द इजमा रिपील द कुरान? दिस इज़ एन अननेसेसरी क्वेश्चन फॉर अ मुस्लिम ऑडियंस बट नीड्स टू बी रेज्ड एज अ वेस्टर्न स्कॉलर असर्टेड that according to some Hanfi and Mutazila writers, the ijma can do so. So ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रेज़ कर रहे हैं, ये इसको आंसर करने के लिए इफ़ेक्टिवली, क्योंकि कुछ नॉन मुस्लिम राइटर्स कोट कर रहे हैं मुस्लिम राइटर्स को कि ये पॉसिबिलिटी है कि इजमा के पास ये पावर है कि कुरान को रिपील करें। लेकिन आगे इसका जवाब दे रहे हैं, there is absolutely no justification for such a statement. Not even a tradition of the Prophet can have such an effect. यानी कि कैटेगोरिकली ये बात कह रहे हैं कि कुरान को कोई अथॉरिटी कुरान के इंजंक्शंस को रिपील नहीं कर सकती। फिर अगली बात है, आर वी बाउंड बाय अ यूनानिमस डिसीजन ऑफ द कंपेनियंस? इन दिस केस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन अ फैक्ट एंड अ लीगल क्वेश्चन। As regards fact, we are bound because they were in a better position to ascertain them. ये सहाबा की बात हो रही है कि उनके जो डिसीजंस थे, आर वी बाउंड बाय दम, तो उस पे ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि एक लीगल क्वेश्चन होता है और एक फैक्ट होता है। तो चूँकि फैक्ट्स सहाबा जो कि उनके साथ थे उनको ज़्यादा बेहतर पता थे, तो अगर वो कोई बात कह रहे हैं कि इस तरह थी तो वो हमें वी आर बाउंड बाय दैट बिकॉज दे वर इन अ बेटर पोजीशन टू नो दैट। एज रिगार्ड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, द लेटर जनरेशंस आर नॉट बाउंड बाय द डिसीजंस ऑफ द कंपेनियंस। अनदर क्वेश्चन रिलेट्स टू द रिलायबिलिटी ऑफ लीगल लेमैन हु फॉर्म द इजमा एज दे हैव नो नॉलेज ऑफ इस्लामिक लॉ। How can the chances of erroneous interpretation of law be avoided? अब चूँकि असेंबली के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको लॉ का नहीं पता, तो वो कोई गलत इंटरप्रिटेशन ना दे दें, इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? Iranian constitution has a supra-religious body of ulama who supervise the legislative activity of ijma.
These ulama call themselves representatives of the absent imam, thus acquiring legitimacy to supervise the life of the community. So ये एप्लीकेबल है शिया कंट्रीज़ के अंदर और ख़ास तौर पे ईरान के अंदर, जहाँ पे इस किस्म का सिस्टम अभी भी चल रहा है। और वो इकबाल 1906 की ईरानियन कॉन्स्टिट्यूशन की के हवाले से ये बात कर रहे हैं, जहाँ इस किस्म की प्रोविज़न दी गई थी उस वक़्त। लेकिन ये आपको पता है कि इकबाल मैजियन कल्चर के या आउटलुक के ख़िलाफ़ थे, जिसमें जो कि एब्सेंट इमाम और इस किस्म की बात है। This arrangement is not free of danger and may be tried if at all in Sunni countries as a temporary measure। तो इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स हैं जिसको डिटेल नहीं कर रहे, लेकिन कह रहे हैं कि ऐसी असेंबली जिसके अंदर लीगल लेमैन हैं और अभी लीगल नॉलेज इतनी डेवलप नहीं हुई, तो एज अ टेम्प्रेरी मेजर आप ये काम कर सकते हैं। The long-term remedy lies in reforming the present system of legal education to extend its sphere and to combine it with an intelligent study of modern jurisprudence। ठीक है जी। तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन ये बता रहे हैं कि ये अल्टीमेटली आपको लीगल सिस्टम, लीगल एजुकेशन आपको मॉडिफाई करनी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी और उसको कोरिलेट करने पड़ेगा इंटेलिजेंटली विद मॉडर्न ज्यूरिस्प्रूडेंस टू कम अप विद लीगल या लॉज विच आर रेलेवेंट टू मॉडर्न टाइम्स। और अब ये आखिरी सोर्स है विच इज़ क़ियास। Qiyas is the fourth basis of fiqh, which means the use of analogical reasoning in legislation. The school of Abu Hanifa, having concluded that the obtaining conditions in countries conquered by Islam were very different from Arabia, decided not to use traditions for the purposes of law making। ये बात पहले हो चुकी है और मैंने जैसे बताया कि ये स्कूल ऑफ अबू हनीफा वाज इन द नॉर्थ इराक में। सो उन्होंने क्या किया, ऑल्टरनेटली दे डिसाइडेड टू मेक यूज़ ऑफ स्पेकुलेटिव रीजनिंग इन देयर इंटरप्रिटेशंस। द एप्लीकेशन ऑफ ग्रीक लॉजिक, ignoring the intrinsic complexity of local life, subjected it to hard and fast rules logically deduced from certain general notions। अब ये स्पेकुलेटिव रीजनिंग का मतलब ये है कि जिसको आप थ्योरेटिकल रीजनिंग कह सकते हैं एज अपोज टू प्रैक्टिकल रीजनिंग। तो कह ये रहे हैं कि प्योर थॉट को यूज़ करते हुए जो एनालॉजी क्रिएट की, उसने जो एक सिस्टम, जो लीगल सिस्टम, ये क्रिटिक है इसके ऊपर कि उसने जो लीगल सिस्टम या लीगल लॉज बनाए वो भी हार्ड एंड फास्ट रूल्स थे। सो यानी कि जो अप्रोच स्कूल ऑफ अबू हनीफा ने भी अडॉप्ट की, उसके अंदर भी कुछ खामी थी जिसको आइडेंटिफाई करके बता रहे हैं कि इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द प्रैक्टिकल कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ ऑफ दैट टाइम, और वो थ्योरेटिकल थे। दिस अप्रोच, इग्नोरिंग द क्रिएटिव फ्रीडम एंड आर्बिट्ररीनेस ऑफ लाइफ, created a mechanical system pure and simple with no internal principle of movement। तो इसी बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो लाइफ के कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स हैं उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे थे और थ्योरेटिकल नॉलेज के ऊपर लॉज बना रहे थे, इसलिए वो इतने प्रैक्टिकल नहीं थे। This approach of preferring the abstract over the concrete was strongly criticized by the legists of Hijaz. Indeed, it was a tussle between the advocates of deductive and inductive methods in legal research. So ये जो approach थी अबू हनीफा के स्कूल की, इसको जो अरेबिया के जो लीगल स्कूल्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि वो फोकस कर रहे थे कॉन्क्रीट एग्जांपल्स के ऊपर, जिसको मैंने पहले एक्सप्लेन किया आपको। द लेजिस्ट्स ऑफ हिजाज, बाय फोकसिंग ऑन द टेम्पोरल, नैरोड देयर विजन टू द प्रेसिडेंट्स दैट हैड अकर्ड ड्यूरिंग प्रॉफिट्स टाइम। हिजाज मीन्स अरेबिया। In this way, while recognizing the value of concrete, went on to eternalize it,
thereby rarely resorting to chaos based on observing the actual movement and variety of life in the interpretations of juristic principles. तो ये क्रिटिक ट्रेडिशनल स्कूल्स के ऊपर है कि वो उन्होंने जो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स थे प्रॉफिट के उनको एटर्नलाइज कर दिया और एक्चुअल मूवमेंट एंड वैरायटी ऑफ लाइफ जैसे इवॉल्व हो रही है उसको टेक इनटू अकाउंट नहीं कर रहे थे. The modern legists of Hanfi school, contrary to the spirit of their school, have eternalized the decisions given by their founders and his immediate followers, in much the same way as the opposing schools eternalize the decisions given in concrete cases. यानी कि अबू हनीफ़ा के स्कूल ने भी जो उनकी ओरिजिनल अप्रोच थी उसको भी फॉलो नहीं किया, लेकिन जो डिसीजंस जो लॉ उन्होंने बना दिया उसको एटर्नलाइज कर दिया, और जो दूसरे स्कूल्स हैं उन्होंने कॉन्क्रीट एग्जांपल्स को एटर्नलाइज कर दिया. सो दोनों तरफ ये प्रॉब्लम है जो कि जिसने इस्लाम के लॉ को डेवलप नहीं होने दिया. The principle of qiyas, as Shafi points out is another name of ijtihad, which within the limits of revealed texts was permitted even in the lifetime of the Holy Prophet, peace be upon him. Clear है जी बात? यानी कि प्रॉफिट के दौर में भी इज्तिहाद की गुंजाइश थी. The closing of the door of ijtihad is pure fiction, partly due to the crystallization of legal thought in Islam and partly due to intellectual laziness, which in the period of spiritual and intellectual delay turns thinkers into idols. यानी कि लॉ जब एक दफ़ा क्रिस्टलाइज हो गया तो उसके बाद फिर किसी ने चेंज करने की हिम्मत नहीं की उसको. और दूसरा ये है कि इंटेलेक्चुअल लेजीनेस तो 400-500-600 साल रही इस्लाम के अंदर. तो ये दोनों एस्पेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इज्तिहाद आगे नहीं चला. If later doctors of law upheld this fiction, modern Islam is not bound by the voluntary surrender of intellectual independence. ठीक है जी, अभी इसको कंक्लूड करते हैं. This brief discussion will hopefully make it clear that neither in foundational principles nor in the structure of our present system there is any reason to justify our present attitude, which is of rigidity. Equipped with penetrative thought and fresh experience, the world of Islam must proceed with the work of reconstruction before it, which is reconstruction of legal thought. This work entails much more than mere adjustment to the modern conditions of life. The great European war, resulting from its capitalist economic experiment, and the rise of Turkey that has come in its wake, must open our eyes to the inner meaning and destiny of Islam. यानी कि ये कह रहे हैं कि ये कोई जो रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ द लीगल स्ट्रक्चर है ये कोई माइनर एडजस्टमेंट टू मॉडर्न लाइफ नहीं मांग रहा. इट इन्वॉल्व्स कंप्लीट रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ लीगल स्ट्रक्चर. इट इज़ मच मोर देन जस्ट मियर एडजस्टमेंट्स हियर एंड देयर. और फिर यूरोपियन वॉर का हवाला इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप उस वक़्त जो तबाही हुई थी और वेस्ट की जो सिचुएशन थी बता रहे हैं कि उसको नज़र में रखें मुस्लिम्स, ताकि उस एक्सपीरियंस को मद्देनज़र रखते हुए अपना लीगल स्ट्रक्चर डेवलप करें. और टर्की का एग्ज़ाम्पल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हुई थी, टर्की इवॉल्व्ड एज अ कंट्री, और उसके अंदर जो एक सोच डेवलप हुई थी उसको इकबाल ने बड़े गौर से देखा और उसके अंदर उन्होंने कोई अच्छी बात पाई कि किस तरीके से इनफैक्ट उधर दो पार्टीज़ थी. एक इस्लामिक रिफॉर्म पार्टी थी और एक वो दूसरी पार्टी थी, एक सेकुलर पार्टी थी. और उसके ऊपर इकबाल ने काफ़ी रिसर्च की
और बताया कि उधर काफ़ी एक कंपेयर टू द सब कॉन्टिनेंट काफ़ी नई सोच की काफ़ी गुंजाइश थी और काफ़ी नज़र आ रही थी उस वक़्त उनको। अब आया उसके बाद अभी तक टर्की किस तरह डेवलप हुआ है वो एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन उस वक़्त जो पॉलिटिकल और लीगल स्फीयर के अंदर जो डेवलपमेंट टर्की में हो रही थी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे इकबाल, एज़ कम्पेयर टू द सिचुएशन इन द सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट इसलिए क्योंकि उस वक़्त सब कॉन्टिनेंट was the biggest was the place where the maximum Muslim population was there. Humanity needs three things today: a spiritual interpretation of the universe, spiritual emancipation of the individual, and basic principles of universal import directing the evolution of human society on spiritual basis. इसकी पहले भी काफ़ी बात करते आए हैं, स्पिरिचुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द यूनिवर्स और स्पिरिचुअलिटी ऑफ मैन की भी बात हुई है। और ये तीसरी बात ये कह रहे हैं कि ऐसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो कि इस्लाम बता रहा है उनकी बेसिस के ऊपर आप एक यूनिवर्सल सोसाइटी क्रिएट कर सकते हैं जो जिसकी भी बुनियाद स्पिरिचुअल होगी। Modern Europe has built an idealistic system, but experience shows that truth revealed by pure reason is incapable of bringing the fire of living conviction brought about by divine revelation. मतलब जो यूरोप का पहले भी उन्होंने यूरोप पे क्रिटिक की थी और ये कहा, अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो सिर्फ any kind of knowledge that doesn't have the conviction of revelation, उसके अंदर वो चीज़ नहीं होती जिससे आप एक ड्यूरेबल सोसाइटी और सिविलाइजेशन क्रिएट करें। इस बात को आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। This is why pure thought has so little influenced man, while religion has elevated individuals and transformed whole societies. ये पिछली बात को अभी दोबारा एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि देखने में हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आपको सारा नज़र आता है कि रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी एंड मोर सो इस्लाम। Europe idealism never became a living factor in her life, resulting in a perverted ego seeking itself through mutually intolerant democracies whose sole function is to exploit the poor for the rich. Europe today is the greatest hindrance in man's ethical advancement. So ये यूरोपियन आइडियलिज़म क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियल्स आपको पता है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये प्रिंसिपल्स और आइडियल्स तो थे, लेकिन उसकी जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हुई उसके अंदर वो दुरुस्त नहीं थी। और ये कह रहे हैं कि उससे फिर जो यूरोप के अंदर और जिस तरह यूरोप ने पूरी दुनिया को एक्सप्लॉइट किया टू गेन मटीरियल वेल्थ, उसका जिक्र कर रहे हैं, विच अल्टीमेटली लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसकी तरफ इशारा है। और फिर उसको फाइनली ये कह रहे हैं कि यूरोप टुडे इज़ द ग्रेटेस्ट हिंड्रेंस इन मैंस एथिकल एडवांसमेंट। द मुस्लिम ऑन द अदर हैंड इज़ इन पोजेशन ऑफ दोज अल्टीमेट आइडियाज़ from his revelation, which speaking from the inmost depths of life internalizes its own apparent externality. With him, the spiritual basis of life is a conviction for which even the least enlightened man can lay down his life. So ये भी बात मतलब इंटरनलाइज करना एक्सटर्नैलिटी को, मेरा ख़्याल है ये कह रहे हैं कि मतलब इस्लाम ने आपको वो प्रिंसिपल्स बताए जिनसे आप जो एक तो ये है कि एक बात उन्होंने ये एक्सप्लेन की है कि जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है वो भी इंटरनल है ना, इस पे काफ़ी बात हुई थी। और फिर ये कह रहे हैं कि जो एक्सटर्नल ये जो आपको जो रिलीजियस एक्सपीरियंस जो होता है इंटरनल होता है, और जो एक्सटर्नल वर्ल्ड की एसेंस है
विच इज़ स्पिरिचुअल, ये भी आप इंटरनलाइज करते हैं। और इस स्पिरिचुअल बेसिस के ऊपर भी जो मुसलमान है वो अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार होता है। In view of the basic idea that there will be no further revelation binding on man, the Muslims ought to be the most emancipated people। यानी कि कह ये रहे हैं कि जो अल्टीमेट प्रिंसिपल्स हैं वो आपके पास मौजूद हैं, जो और किसी के पास भी नहीं हैं, और इनको अगर आप पकड़ के इनको आप सही तरीके से समझ के और प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो यू आर द मोस्ट इमेंसिपेटेड पीपल। लेट द मुस्लिम ऑफ टुडे अप्रिशिएट हिज पोजीशन, reconstruct his social life in the light of ultimate principles, and evolve out of the hitherto partially revealed purpose of Islam, that spiritual democracy which is the ultimate aim of Islam। यहाँ पे बात ख़त्म कर रहे हैं। और पार्शली रिवील्ड पर्पस ऑफ इस्लाम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिस स्टेज के ऊपर अभी इस्लाम अपने आप को मैनिफेस्ट कर रहा है, इनके ख़्याल में ये अभी तक इस्लाम की जो इसका फ़ाइनल पर्पस है वो अभी तक पूरी तरह रिवील नहीं हुआ, और इसमें पॉसिबिलिटी है एक यूनिवर्सलिटी इख्तियार करने की, जो कि हमें जिस तरफ हमें मूव करना चाहिए। और स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं क्योंकि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी वो यूरोपियन डेमोक्रेसी से थोड़ी सी उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यूरोप की डेमोक्रेसीज़ ही थी जिन्होंने अपने आप को और अपने मुआशरे को स्पिरिचुअलाइज नहीं किया, बल्कि मटेरियल की तरफ गए, और मटेरियल ग्रीड्स की वजह से उन्होंने अपने आइडियल्स छोड़ दिए, और मटेरियल ग्रीड की तरफ जाने की वजह से उन्होंने अपने आप को ख़राब किया। इसलिए यूरोपियन डेमोक्रेसी से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए ये इस्लामिक डेमोक्रेसी को स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी कह रहे हैं। सो यहाँ पे ख़त्म कर दें जी। थैंक यू वेरी मच।